बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंशलिज्म इन वेटिंग फॉर गॉडो। एक्सटेंशलिज्म मेजर इसमें अगर आप देखें कि सबसे जो मेन थीम रखा गया है और जिसको बाकी सब के साथ भी रिलेट किया गया है, और अगर हम सैमुअल बेकेट के बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं और स्पेशली इस प्ले के बैकग्राउंड को, जिस टाइम में ये प्ले लिखा गया, तो उसकी बैकबोन के तौर पे हमें एक्सटेंशलिज्म का टॉपिक नज़र आता है। वो इस तरह से कि इस टाइम के जितने भी राइटर्स थे, और क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के बाद की बात जो है ना वो बताई गई है, लेडिमर और स्ट्रॉगन के डायलॉग्स में इसके बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा पोज़ो और लकी का तो हर एक करैक्टर स्केच है हमारे पास जो आता है, उसकी पुअर कंडीशन और वो सब यानी असल में है क्या कि हर करैक्टर जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ही हमें वहाँ पे परेशान नज़र आता है। अगर लेडिमर और स्ट्रॉगन वेट कर रहे हैं गॉडो का, तो उनके इंटेंशंस ये होते हैं कि वो अगर गॉडो आएगा, वो आके उनकी हेल्प करेगा, तो फिर वो उनको निजात मिल जाएगी, यानी सल्वेशन हो जाएगी। अब सल्वेशन कैसे होगी कि उनके जो सफरिंग्स हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, वो कम हो जाएंगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इनके दे आर होपफुल कि वो उसकी अराइवल जो है वो गॉडो की, अब वो बहुत ज़रूरी है। तो अब वो उनकी जो ये सारी मिजरीज ख़त्म होंगी, तो ये इट मीन्स कि वो एग्ज़िस्ट करेंगे हैप्पीली इस दुनिया में, आराम से या एक खुशी से वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और इवन मरने के बाद भी अगर उनको वो सॉल्वेशन मिलती है, तो उसका जो उनको बेनिफिट होगा वो ये कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो अच्छी जगह पे है। तो एक्सटेंशलिज्म जो है ना वो मेन की जो एग्जिस्टेंस या इंसान की एग्जिस्ट करना कहीं पे भी और हैप्पीली एग्जिस्ट करना, ये इससे रिलेटेड है। लेकिन इसमें क्योंकि फ़िलासफ़िकली फिर अप्रोच आ जाती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जब नरेट किया गया। वेटिंग फॉर गॉडो को ही अगर हम देखें तो वो फिर उसमें पैसिफिक की बात करता है, पैसिफिक सी की बात करते हुए, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कि वो हमें नज़र आते हैं कि वो जन्नत से रिलेट करते हुए बता रहे हैं। मतलब वो उस दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो उनको याद करता है। है जो भी है ना, ये सारी का सारा आपने एक्सटेंशलिज्म को मैन एग्जिस्टेंस के साथ आपने बताना है। और ये सारा जब हम अभी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी और ये जो एक्सटेंशलिज्म का थीम है, ये उस टाइम में स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर्स के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन आज तक इसके मीनिंग्स जो हैं वो मॉडर्न राइटर्स जो हैं उनको भी अगर हम देखें तो उसके मीनिंग्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर इंसान का भी यही मकसद होता है कि वो अपनी इस दुनिया में प्रेजेंस को जान सके, वो अपने इस दुनिया में आने का मकसद मालूम कर सके कि वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, रीज़न्स क्या थे। और ये सारी बातें जो हैं ये एक्सटेंशलिज्म के साथ आपने मिला देनी है। और इसमें रिलीजियस टच वो भी आपने ऐड करना है, और रिलीजियसली उसके साथ साथ सोशली, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके साथ आपने मर्ज करके तो फिर इसको लिखना है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एक्सटेंशलिस्ट प्ले बिकॉज इट हैज़ क्लियर टेंट्स ऑफ एक्सटेंशलिज्म इन इट। यानी टेंट्स कहते हैं एविडेंसेस को, पॉइंट्स को। If we study the term extensionalism, we would come to know that। अब यहाँ पे अंडरलाइन आपने कर लेना है, ये इसकी डेफिनेशन है एक्सटेंशलिज्म की प्रॉपर। It is a philosophical doctrine which lays stress upon the existence of man with his constraint, experience and solidities। अब ये एक प्रॉपर एक इसकी डेफिनेशन होगी। आगे ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। हाउएवर वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एक्सटेंशलिस्ट प्ले फॉर इट एम्बॉडाइज क्रिश्चियन एक्सटेंशलिस्ट। क्रिश्चियन एक्सटेंशलिस्ट से मुराद ये है कि क्रिश्चियनिटी के साथ इसने इसको ज़्यादा मर्ज करते हुए बताया हुआ है कि क्रिश्चियनिटी में
क्रिश्चियनिटी रिलीजन को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें एक्सटेंशलिज्म यानी उसका जो फर्स्ट मीनिंग बनता है वो सॉल्वेशन है। और फिर उसके बाद उसको अगर फर्दर हम स्टडी करते हैं तो फिर इस दुनिया में रहते हुए सॉल्वेशन के क्या मीनिंग्स आ जाते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हुए किस तरीके से वो अपनी एग्जिस्टेंस के बेनिफिट्स को इंजॉय कर सकता है, और फिर आफ्टर डेथ जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो किस तरह से किस अंदाज में होनी चाहिए। Christian existentialism was influenced by Kierkegaard, and it stresses the idea that in God only man may find freedom from tension। कि अगर कोई भी इंसान है वो दुनिया में आया है तो डेफिनेटली ही हैव टू सफ़र फ्रॉम सफरिंग्स, या उसको मिजरीज देखनी पड़ेंगी। और अगर वो, और स्पेशली अगर ये वर्ल्ड वार के एरिया में हम चले जाते हैं उसी टाइम में जब ये सारी डिस्ट्रक्शन हो रही थी, या जस्ट उसके आफ्टर जब ये सारी डिस्ट्रक्शन ऑक्युपाई हो चुकी थी, और तब के लोगों की अगर हम कंडीशन देखें तो उस कंडीशन के मुताबिक जो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है वो एक नॉर्मल पर्सन जैसी नहीं थी, और वो बिल्कुल एक अननेचुरल सी लाइफ गुजारने पे भी मजबूर थे, और उनके पास इस बात के अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो सारे का सारा अपना वो जो स्ट्रेस है या जो टेंशन है अगर वो उससे छुटकारा चाहते हैं तो वो बस अल्लाह ताला पे ये सब कुछ छोड़ दें। तो यही बात जो है वो कायरकीगार्ड ने की है कि इन गॉड ओनली मैन में फाइंड फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, और यही क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट भी है। For the Christian existentialist, the act of engagement is religious that leads to God, whereas according to the atheistic existentialism, it is based on the idea that reality as existence can be lived but can never become the object of thoughts। ये डिफरेंट राइटर्स के ओपिनियंस हैं एक्सटेंशलिज्म के बारे में, और ये उन्होंने कमेंट्स किए हैं वेटिंग फॉर गॉडो से रिलेटेड, कि इसमें एक्सटेंशलिज्म जो है वो उसका क्या रोल है, क्या पार्ट प्ले किया जा रहा है, और साथ ही ये कि एक्सटेंशलिज्म रिलीजियसली अगर उसके साथ मर्ज किया जाए तो उसके क्या मीनिंग्स बन सकते हैं। तो ये पॉसिबल मीनिंग्स ये डिफरेंट क्रिटिक्स की राय है, उनका ओपिनियन है। मैन इज़ अलोन इन द गॉडलेस यूनिवर्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखते हैं हम कि एथेस्टिक एक्सटेंशलिज्म एम्फसाइज्ड बाय जीन पॉल सार्ट्री एंड मार्टिन हेडिगर स्टेट्स दैट मैन इज़ अलोन इन गॉडलेस यूनिवर्स। अब इनके ख्याल के मुताबिक, अब ये थोड़े से अब कह लें कि अपनी ओपिनियन में थोड़ी मॉडर्निटी ले आते हैं, या फिर अब क्रिश्चियनिटी को या रिलीजियस टच को एक्सपेल करते हुए जो उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया इस टर्म को, वो ये कि मैन इज़ अलोन इन अ गॉडलेस यूनिवर्स, की ये जो दुनिया है ये यूनिवर्स है ये गॉडलेस है, और इसके अंदर इंसान अकेला है जो कि अब वो एक डेमी गॉड की तरह है, अब इसमें जो चाहे वो कर सकता है जब तक वो ज़िंदा है। To the comparative study of both the philosophies helps us to prove Waiting for Godot as a Christian existentialistic play। लेकिन ये है कि इन दोनों में भी अगर बात की जाए तो सेकंड जो कि थोड़ी सी हमें थर्ड वाली जो इसकी टर्म है उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी बोल्डनेस तो नज़र आती है, लेकिन उसमें भी अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स की अगर बात हुई है तो यूनिवर्स का क्रिएटर मैन तो नहीं है, लेकिन गॉडलेस यूनिवर्स क्यों है, क्योंकि इंसान को ये अथॉरिटी दे दी गई है, और वो अथॉरिटी अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी कि इंसान अब यहाँ पे जो बोएगा वही उसे काटना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे वो गुड एक्ट्स करता है, उसके अच्छे काम हैं, तो डेफिनेटली रिवॉर्ड उसे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फिल वक्त जब तक वो इस दुनिया में मौजूद है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये उसके लिए एक गॉडलेस यूनिवर्स की तरह है। We know that man is facing the problem of his existence as being. He is striving for his survival and to control the bridle of the passing or galloping time। ये यानी कि इंसान जो है वो अपने सर्वाइवल को लेके, अब देखते हैं कि अभी आजकल तो अगर हम ओपनली या एक फ्रीडम के साथ एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे लिए फिर भी जो है वो चैलेंजेस ख़त्म होने का नाम नहीं लेते,
एक कॉमन पर्सन की अगर बात की जाए तो वो बहुत सारी उसकी टास्क होते हैं लाइफ में जो ज़रूरी होते हैं कि वो फॉलो करे, और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उसे एक अपने नाम बनाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हर जगह पे आजकल बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उस टाइम की बात करने लग जाते हैं जबकि ये वर्ल्ड वार और ये सारा कुछ हुआ था, तो लोग जो है वो हमेशा वो डरे हुए रहते थे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो है वो एटम बॉम्ब गिराए गए, और वहाँ पे वो तो हंसते बसते लोग जो है वो रह रहे थे, लेकिन सेकंड्स में वो सारे के सारे जल के तो वो ख़त्म हो गए। तो ये सारा कुछ जो है वो अभी उन लोगों के दिलों से वो डर नहीं निकला था उनके ख्याल में कि फिर भी ये प्रैक्टिस जो है दोबारा से रिपीट की जा सकती है। तो ना तो ओपनली फिर उन्हें जो है वो कोई ऐसी दी जा रही थी, कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, ना कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आई जा रही थी कि वो लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। और मतलब कि बहुत ही वर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन थी उस टाइम की ह्यूमन बीइंग्स की, कि वो कुछ ऐसी चीज़ें लकड़ियाँ जो है वो समझ लें कि उनको वो उनकी जो ऊपर से सॉफ्ट सी स्कल होती है या एक छिलका होता है उसका नरम सा, एक ख़ास किस्म की वहाँ पे जो है वो जड़ी बूटी भी होती है, वो घास की एक किस्म है, उसको खा के, और दरख्तों की छाल जो एक नरम सी छाल होती है वो भी एक स्पेसिफिक ट्री होता है, तो वो खा खा के भी लोग जो है वो उस टाइम में गुजारा कर रहे थे। यानी कि उनके चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे, और उस टाइम में स्पेशली इतने ज़्यादा इसलिए हो गए थे कि अब उनके पास मौके नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने खुद क्रिएट करनी थी अपने लिए। तो ये सर्वाइवल की बात जो है ना वो इस तरह से हो रही है कि वक्त जो है ना वो अब ऐसा है कि उसके साथ उन्होंने कॉप करके उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्डली उन्होंने जब मेहनत करनी है या अपने आप को सरवाइव रखने की और ज़िंदा रखने की कोशिश करनी है, तभी उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो एज एन इंडिविजुअल इजीली एग्जिस्ट कर सकें इस कंपटीशन के टाइम में और आगे बढ़ने के लिए। अनडाउटली ही इज़ स्ट्रगलिंग टू सेव हिज इंडिविजुअलिटी इन स्पेस एंड यूनिवर्स। अब ये हर इंडिविजुअल की बात हो रही है कि वो इस स्पेस यानी इस कायनात, इस दुनिया में अपनी इंडिविजुअलिटी को यानी अपने आप को, खुद को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, सेव करने की कोशिश कर रहा है। माइंड दैट दिस वेरी आइडिया इज़ गिवन बाय द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशियलिज्म। तो ये जो आइडिया है ये भी एक्सटेंशलिज्म से ही हमें मिलता है, उसकी हम जब फिलॉसफी को और ज़्यादा स्टडी करते हैं तो। Actually, the word existentialism stands for one's awareness of one's beingness. ये अब सिंपल वे में बात कर दी गई है कि एक्सटेंशलिज्म का सेकंड मीनिंग जो बनता है वो वंस बीइंगनेस, यानी वो किसी इंसान के होने से बनता है। जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है, यानी कि एक इंसान अगर ज़िंदा है तो उसके लिए एक्सटेंशलिज्म मीनिंग रखता है, इट्स मीनिंगफुल। लेकिन अब एक डेड बॉडी है तो उसकी एग्जिस्टेंस यानी उसका होना ना होना और डेड बॉडी के साथ जो भी किया जाए उससे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बीइंगनेस यानी किसी इंसान की प्रेजेंस वो ज़रूरी है। इट स्टैंड्स फॉर द वाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वंस इंटाइटी, ऑफ वंस इजेंस, ऑफ वंस किडिटी, ऑफ वंस सब्सटेंस, ऑफ वंस ओन रियलिटी। यानी कि इंसान की सिर्फ मैं है, उसका अपना आप है, उसके अपने मोटिव्स हैं, उसकी लाइफ, उसकी रियलिटी, वो सारा कुछ है इसमें। It is the problem of existence, of one's breeding, of one's occurrence, of one's vegetation, of one's objectives, of one's current and sphere, and of one's prevalent attitude as well as norms. यानी अब उसके जो सारे नॉर्म्स हैं, जो वो चीज़ें या एग्जांपल्स उसके सामने हैं जिनको उसने फॉलो करना है, यानी एक एक पर्सन को जिस जिस चीज़ से वास्ता पड़ता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मर्ज कर देनी है आपने। इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वंस रिकवरी, रिसाइटिफिकेशन, regeneration, refitting, and above than all of one's considerate experience and solidities. Waiting for Godot resembles the existentialist
literature because it deals not only with existence or identity but also with the momentary and the internal time. इंटरनल टाइम क्या होता है? ये इंसान के अंदर का एक जो वक्त होता है, यानी कि वो प्रेजेंटली कहीं पे भी मौजूद है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो क्या होती है, या वो फ्यूचर को लेके सोच रहा होता है कि मुझे ये करना है, ये होगा, वो होगा, या फिर वो पास्ट को हमेशा जो है वो रिकॉल करता रहता है कि मेरा पास्ट ऐसा था। ये कोई ना कोई मेमोरी जो है वो उसके माइंड में घूम रही होती है। तो एक तो आउटर वर्ल्ड है, लेकिन इंसान हकीकत में कहाँ होता है? यहाँ पे थोड़ी इस फिलॉसफी में आपने प्लाटो की फिलॉसफी को भी ऐड कर देना है। जैसे वो कहा करता था कि जो ये वर्ड है, दिस वर्ड इज़ इमिटेटिव वर्ड एंड रियल वर्ड इज़ वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। आइडिया इज़ फर्स्ट रियलिटी एंड आइडिया इज़ ट्रूथ। लेकिन अगर हम इस आउटर वर्ड की बात करें, इट्स जस्ट एन इमिटेशन ऑफ दैट रियल वर्ड। तो अब यहाँ पे एक्सटेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी में भी हमें यही बात, ये जो टाइम का सीक्वेंस नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि टाइम को यहाँ पे कैसे मैनेज किया गया है। यानी कि अपेरेंटली जो है राइटर भी हमें बता रहे हैं और करेक्टर्स जो बात वो स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि ये वेरी नेक्स्ट डे है, लेकिन सेकंड डे, ये अगर हम बाद में गौर करते हैं चीज़ों पे, तो सेकंड डे बनता नहीं है और फिर बाकी करेक्टर्स आके डिनाई करने लग जाते हैं। सिर्फ एक करेक्टर है लैटिमर का जो कि बार बार एम्फेसिस कर रहा है इस बात पे कि हम सब कल यहाँ पे मौजूद थे। तो टाइम का अब वो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इस रिडल को, कि इंसान जिस बारे में सोच रहा होता है हकीकत में वो उस जगह पे उस टाइम में मौजूद है। यानी कि जो उसकी मेमोरी है उसके लिए वही प्रेजेंट टाइम है। अब जैसे कोई इंसान बहुत ही गहरे ख्यालों में अगर गुम है और उसे बुलाया जाए तो या तो वो चौंक जाता है या फिर वो आपकी बात सुनता ही नहीं है। यानी कि वो अब फिज़िकली तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसका जो एक उसकी थिंकिंग है, उसके अंदर जो दुनिया है या वो टाइम जिसके बारे में वो सोच रहा है, हकीकत में वो उधर मौजूद है। तो ये इसकी फ़िलॉसफी ऑफ टाइम है। Though it is quite different from that of Sartre and other early exponents of existentialism, but there is a sufficient resemblance between the standpoint of Beckett and that of the other existentialist. अब इसका तो दूसरे जो existentialist writers हैं उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए आप भी यहाँ पे जब इसकी थोड़ी फर्दर इसके रिलेटेड स्टडी करेंगे existentialism की, तो जिन जिन राइटर्स ने अपने विजन्स दिए हैं वो उनके भी आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। जैसे भी हमने प्लाटो की बात की तो उसका विजन आप यहाँ पे मर्ज करेंगे, वो भी एज एन एक्सटेंशलिस्ट राइटर ही लिख रहा था। तो और भी मॉडर्न राइटर्स में भी आप यहाँ पे ऐड करके तो कंपैरिजन कर सकते हैं। द क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस लाइज इन द फैक्ट दैट बोथ द व्यूज़ गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस टू द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम. As a matter of fact, existence theories of consideration of time must form a part of any view of existence. Theories of time derived ultimately from either Bergson or Proust. Proust, ये दोनों राइटर हैं, बर्गसन और प्राउस्ट, और बड़े वेल नाउन राइटर हैं अपने टाइम के. Proust as well as those who have studied him differentiates time into two categories. अब यहाँ पे देखिएगा कि टाइम की डिवीजन जो है, और ये थिएटर ऑफ ऑब्जर्व वाली जो आपकी असाइनमेंट है उसमें भी आप ये टाइम से रिलेटेड, क्योंकि आपने एक पॉइंट देना होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सेम थ्योरी यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं. यहाँ पे टाइम को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में. फर्स्ट क्या है? क्लॉक टाइम, यानी कि जो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये 6 बज गए हैं सुबह के, ये शाम के 8 बज गए हैं, ठीक है, ये AM PM ये टाइमिंग है. एंड सब्जेक्टिव टाइम एज एक्सपीरियंस्ड. Clock time is a means of measuring natural time and we can escape this natural time only by taking recourse to illusion. यानी कि अगर हम कुछ सोचने लगते हैं तब हमें याद नहीं रहता कि ये अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रहा है कि ये मेजरिंग है टाइम की, सुबह शाम दिन रात की,
तो इल्यूजन्स में जाके यानी अपनी वो कुछ मेमोरीज क्रिएट इस तरह से की जाती हैं कि जब आप फ्यूचर का सोचते हैं, और रिकॉल इस तरह से की जाती हैं जब आप पास्ट मेमोरी को याद करते हैं। आर द सुपर नेचुरल, या फिर जब आप सो रहे होते हैं डेफिनेटली उस टाइम भी सुपर नेचुरली अब लोगों को ड्रीम्स जो है वो उनके ख्वाब आ रहे होते हैं उनको, तो उस ख्वाब में भी उनको वो इस पेरेंट टाइम की मेजरमेंट का कोई अता पता नहीं होता। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। Beckett also pays attention to this aspect of life, although at that time existentialism was yet to emerge as a well-defined concept. The time mentioned in Waiting for Godot is related to man's mental condition. अब यहाँ पे जो टाइम में कन्फ्यूजन है वो इस तरह से रिजॉल्व होती है जब हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि ये मेंटल कंडीशन है जो कि एज एन टाइम वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। फॉर एग्जांपल फॉर द ट्रैम्प्स, अब यहाँ पे हमें जो ट्रैम्प्स यानी वो जो खाना बदोश नज़र आते हैं लेडी मरर स्ट्रोगन की फॉर्म में, the major problem is to make time pass in such a way that they are least bothered by it. Latimer and Strogan constantly complain of the slowness with which time passes and do their best to hurry it to on with their futile diversion. यानी कि वो futile diversion क्या है, उनकी कुछ ऐसे आम से टॉपिक्स हैं जिन पे वो बात करते हैं, और बाज़ुकात उसमें भी उनकी इमेंस लेक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आती है, लेकिन बहरहाल वो किसी न किसी तरह से अपने टाइम को पास कर रहे हैं। Ironically, they have attained or almost attained a god-like timelessness, यानी कि उसमें हमें ऐसे भी नज़र आता है जब वो कहते हैं ना करने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर हम पढ़े पास्ट में या एंशिएंट टाइम में जो ट्रेजेडीज़ लिखी गई थी उनको स्टडी करते हैं तो उसमें हमें बिलीफ नज़र आता था उन लोगों का कि वो गॉड्स की प्रेजेंस पे बड़ा स्ट्रॉन्गली उनका यकीन था। यानी उनका एक समझ लें कि एक सिस्टम इस तरह से था कि वो एक खुदा का तो उनके पास कोई तसव्वुर उस वक्त नहीं था, तो वो हर चीज़ जो भी उन्हें लगती थी कि नेचर में फोर्सफुल है या बड़ी माइटी है, जैसे कि रिवर हो गया, सन, मून, तो वो उसको रिलेट कर लिया करते थे एज एन गॉड और गॉडेस। तो वो फिर इस तरह से उनका जो बिलीव है आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो बड़ी स्ट्रॉन्गली वो फिर उन चीज़ों को वर्शिप भी करने लगे। तो अब गॉड जो है उनके पास करने के लिए उनके ख्याल में क्या वो कोई टाइम नहीं होता, बस वो अगर करते हैं कुछ तो इतना करते हैं कि दे मैनिपुलेट ह्यूमन बीइंग्स और फिर बस वो इस तरह से हैप्पी हो जाते हैं। और शेक्सपियर की अगर हम पोइम पढ़ते हैं 7 स्टेजेस ऑफ मैन तो उसमें भी हमें यही बात नज़र आती है कि जिसमें वो कहता है कि ये जो गॉड्स हैं वो वेंटन बॉयज़ की तरह इनसे खेलते हैं इंसानों से, और भी बहुत सारे राइटर्स ने इस तरह से सिटायर किया हुआ है। तो ये गॉड लाइक टाइमलेसनेस लैटिमर और स्ट्रॉगन की क्यों नज़र आती है? क्योंकि इनके पास भी करने के लिए कोई काम है ही नहीं। हालांकि इंसान जो होता है, इंसान के पास तो काम इतने होते हैं कि वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये इनके पास करने के लिए है ही नहीं कुछ। तो ये उनकी गॉड लाइक टाइमलेसनेस है कि वक्त ही वक्त है उनके पास। The impossible romantic ideal, but instead of paradise, the halt in endless bliss, it is a limbo or purgatory. Somehow they are struck into a pocket of misery. Strogan says, nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. कि हमारी कंडीशन ऐसी है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, और ये बड़ी ऑफुल सी है, बड़ी हॉरिबल सी कंडीशन है। But we note that outside the natural time, its consequences flow on. For example, the tree has grown 5 or 6 leaves. अब ये चेंजिंग्स हैं जो हमें फर्स्ट एक्ट सीन के बाद सेकंड एक्ट में नज़र आते हैं। Pozzo has grown blind and Lucky dumb. Here Strogan remarks, they all change, only we cannot. ये सब तो बदल गए हैं, बस लेडिमर को और हुड को दोनों कह रहे हैं, स्ट्रोगन लेडिमर को और हुड को कोट करते हुए कि वी कैन नॉट, कि हम ना बदल सकते हैं और ना बदले हैं। मोर ओवर इसके अलावा लेडिमर्स रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द वाउंड ऑन स्ट्रोगन्स लेड इज कन्फर्मेशन ऑफ अ रिमेंबर्ड पास्ट इवेंट एंड ऑफ द फैक्ट दैट नेचर इज टेकिंग इट्स कोर्स इवन इन टाइम. Even in them, it should be noted that with the natural course of time, they would relieve themselves from all of their problems without doing any effort.
दे माइट डाई नेचुरली एंड सेव द एफर्ट्स ऑफ हैंगिंग themselves। यानी कि हो सकता है कि अब वो मरने के लिए जो बार बार कोशिशें कर रहे हैं वो अपनी कोशिशों को भी ख़त्म कर दें कि मौत आए और बस उनकी फिर डेथ हो जाए नेचुरल वे में। लेकिन फ़िलहाल वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को लेके क्योंकि परेशान है ना, तो वो चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में हमें अगर कुछ नहीं मिल रहा तो फिर क्यों ना मारी जाएं। लेकिन मरने के लिए भी उनके पास जो है इनफ इक्विपमेंट्स नहीं है। There is distinction between the momentary and the eternal time of for it deals with the question of existence and identity. This difference can also be seen in this play. In Waiting for Godot, physical time is sometimes taken seriously and sometimes it is ridiculed or condemned. अभी टाइम के साथ डील किस तरह से किया हुआ है, यानी कि डिफरेंट वे में उसको शो किया गया है। Estragon once succeeds in confusing Vladimir thoroughly about the passage of time as well as about the day of the week। यानी कि वो कभी उसे बोलता है ये फ्राइडे है, कभी थर्सडे, कभी संडे, और वो शाम हो रही होती है लेकिन वो उसे इतना कंफ्यूज करता है कि वो मानने पे थोड़ी देर के लिए व्लादिमीर मजबूर हो जाता है कि हाँ शायद ये सुबह ही हो रही है, सूरज गुरूब होने के बजाय तुलू हो रहा है। In the same sentence, the tramps speak of a million years ago, and in the 19th, we have no reason to be certain that the second description is more factful than the first. Doubts about time make the tramps doubt the existence and their own identity also। जैसे कि अब व्लादिमीर कह रहा होता है कि हो सकता है कि मैं अभी सो रहा हूँ और कोई और मुझे देख रहा है, यानी कि ये जो सारा कुछ है ये मेरा वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड हो, ये मेरी ख्याली दुनिया हो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन अपेरेंटली मेरी बॉडी जो है वो कहीं और पे है और कोई ना कोई मुझे देख रहा है वहाँ पे सोते हुए। मतलब वो ये कन्फ्यूजन है और उनकी आइडेंटिटी को लेके भी वो डाउटफुल कर देने वाली चीज़ है। One tramp claims to be of the past, it is doubted by the other. Their own identity and existence in time are also open to question. One day seems to have elapsed between the first act and the second, yet it becomes extremely difficult to connect this day with the previous one by any important physical evidence। लेकिन अगर हम उनकी मेंटल कंडीशन को छोड़ के बात करें फिज़िकल रियलिटी की, तो फिज़िकली ये सेकंड डे नहीं लगता। और सेकंड डे के बारे में वो जो एक ट्रैम्प का मुसलसल इसरार है कि ये नेक्स्ट डे है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित होने लग जाता है। द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ फुल ऑफ फ्लैश एक्सटेंशनलिस्ट प्ले एज इट हैज़ ऑल द ट्रेट्स ऑफ एक्सटेंशनलिज्म। Both Vladimir and Estragon represent the man in general who is facing the problem of his existence in this world. They both are bound together, like all men, by the subtype of love known as fraternity, कॉमरेडशिप और सॉलिडेरिटी। यानी कि वो एक दूसरे के साथ रहना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भी रहना चाहते लेकिन फिर भी साथ रहने पे मजबूर है, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में एक दूसरे के साथ वास्ता जो है वो बहरहाल पड़ता ही रहता है। दिस fraternity has become mechanical in this play. Hope of salvation is the subject of the play and is the problem faced by the whole human race। अब ये जो साउवेशन का इशू है, अब ये ऐसा है कि इसके ऊपर बाज़-औक़ात तो इंसान मजबूर होता है कि वो उस सल्वेशन पे यकीन करे, और सम टाइम ये होता है कि अगर वो रिलीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेता है और समझ जाता है तो फिर वो डेफिनेटली रियलिटी तक पहुंच जाता है कि जो भी वो कर रहा है वो सेव हो रहा है। अगर वो अच्छे काम इस दुनिया में कर रहा है तो ज़ाया नहीं जाएंगे, उसका सिला उसे मिलेगा, लेकिन अगर बुरे काम कर रहा है तो फिर डेफिनेटली उसकी सज़ा उसे मिलेगी। और क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा साल्वेशन का कह लें कि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि उनके मुताबिक हर क्रिश्चियन उसके गुनाहों का कुफारा ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट अपनी क्रूसिफिकेशन की शक्ल में अदा कर चुके हैं, तो अब उनकी जो साल्वेशन है इट इज़ मस्ट। और अगर वो कोई भी गुनाह करते हैं और उसके बाद एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर यह है कि उनके उस गुनाह को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये उनका वो सॉल्वेशन के साथ जो है ना एक्सटेंशनलिज्म का अकीदा या बिलीव वो मिलता जुलता है। Representing the men in general, the two tramps realize the futility of their exercises, and we note that they are
merely filling up the hours with the pointless activity. Hence, their waiting is mechanical and deals with the problem of existentialism. क्योंकि एक इंसान अगर ज़िंदा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो वो हर वक्त वेटिंग कंडीशन में रहता है. वेट अब किस चीज़ का है? अगर लेट्स सपोज कि वो कोई स्टूडेंट है, तो वो वेट कर रहा होता है अपने एग्ज़ाम्स का और फिर उसके बाद अपने अच्छे रिज़ल्ट का. अगर कोई वर्कर है, अब कहीं पे भी वो वर्क कर रहा है, तो वो जैसे ही वर्क से वापस आएगा, वो फ़ौरन से उसके माइंड में एक टिक टिक स्टार्ट हो जाएगी कि कल उसे दोबारा जाना है. और मतलब हर इंसान अपनी जगह पे देखें, इवन किसी हाउसवाइफ को देख लें, उसे जो है वो खाना पकाने के लिए वेट करना है कि अब मुझे जो है वो इस टाइम में खाना सर्व करना है. अब जब वो हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई ना कोई काम आ जाता है. तो हर इंसान, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, किसी भी वो एज की कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो किसी ना किसी चीज़ के इंतज़ार में रहता है. इवन और कुछ नहीं, अगर हम एजड या और लोगों की बात करें, तो वो नींद के ही इंतज़ार में रहते हैं सोने से पहले, जब तक, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि जिसमें नींद का आना ज़रा मुश्किल होता है. तो वो सारे शाम ही इंतज़ार करने लगते हैं कि अब कब नींद आए और कब हम सो जाएंगे. यानी कि और कुछ भी नहीं है ना, करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी थिंकिंग में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, किसी चीज़ का वेट करने की. तो वेट इज़ मस्ट for existence or for existentialism. The conclusion to which all this leads is a pretty hopelessness. Neither time nor existence, neither reality nor memory or the past have any meaning or significance. Acts are meaningless. Time does not flow consecutively. Memory seems deceptive. Existence is an impression or perhaps a dream. क्योंकि वो बात जब कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप व्लादिमीर का डायलॉग ऐड कर सकते हैं कि जब वो कह रहा होता है कि मे बी आई एम स्लीपिंग एंड समवन इज़ सीइंग मी, कोई मुझे देख रहा है और मेरे बारे में बात भी कर रहा होगा कि ये सो रहा है. हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली एब्सेंट. क्योंकि यहाँ पे अब वो आप कोट कर सकते हैं, जब वो हंसते हैं दोनों, पहले स्ट्रोगन हंसता है तो उसे व्लादिमीर मना करता है कि हंसना जो है वो मना है, ज़्यादा हम हंस नहीं सकते. फिर व्लादिमीर जो है वो हंसता है, लेकिन वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी आप कह लें कि 10वें हिस्से में ही वो स्माइल करता है और फिर फ़ौरन से उसकी सीरियसनेस जो है वो वापस आ जाती है. तो हैप्पीनेस इज़ एब्सेंट. Though remove the gap, it has left still echoes that this tooth-hacking word supplies as good as metaphor as any other for nothing which the tramps feel within and without them. कि अब वो साथ रहने पे मजबूर हैं और एक दूसरे से समटाइम अलग हो जाना चाहते हैं, लेकिन अलग हो के भी वो कंफर्टेबल नहीं है. They are on the point of becoming hollow man in now possibly hollow philosophies of existence, but demands no other equipment in an audience than the bond of common perceptions.